दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वेब आर्किटेक्चर के बारे में। वेब आर्किटेक्चर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बेसिक स्केलेटन होता है, एक बेसिक स्क्रैच फीचर होता है जो कि जो इंटरेक्शन है हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसको ये डिफाइन करता है। ओके, तो अब इसके बीच में जो क्लाइंट है, लेट सपोज कि आप एक यूजर हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो या आप लैपटॉप यूज कर रहे हो और आप कोई वेबसाइट को सर्व कर रहे हो, आप वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, तो जो एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे जाती है सर्वर पे, वहां से किस तरह से रेस्पॉन्स प्रोसेस होकर नहीं आपको रिप्लाई बैक करता है, तो ये एक वेब आर्किटेक्चर, उसके बारे में आपको डेफिनेशन होगा। और डिटेल में अगर हम कहें तो जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो मिडलवेयर है, जो उसका, और एक्सप्लेन वे में बोले तो मतलब कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, उसके बारे में है। चलो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए। ये मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का। तो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या होता है? एक वेबसाइट हो गई या कोई एक वेब एप्लीकेशन हो गई जो कि एक यूजर, लेट सपोज आप हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज google.com आप ओपन करते हैं क्रोम के अंदर, आपने डाला www.google.com। ठीक है, अब इस आर्किटेक्चर से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने google.com डाला, मेरी वेबसाइट की रिक्वेस्ट गई, उधर से जो मेरा सर्वर है, सर्वर से कुछ HTML कंपोनेंट, जो फ्रंट एंड कंपोनेंट है, उनको फैच करा। उसके बाद एक बैक एंड प्रोसेस है, उसने उसको प्रोसेस करा, उसको डायनेमिक रेस्पॉन्स प्रिपेयर करा, कुछ कंटेंट उसने डेटाबेस से लिया, कुछ कंटेंट उसने आपका फाइल सिस्टम से लिया, इसको अभी हम डिटेल में बताएंगे, उधर से लिया, इसको कंबाइंड करा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ, और उसका आपको रेस्पॉन्स रिटर्न में दे दिया। ओके, अगर हम ऐसे समझें, क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट करी, सर्वर से कोई रेस्पॉन्स आया, उसको उसने विजुअलाइज कर दिया, बहुत सिंपल है। ओके, चलो अभी अगला देखते हैं हम पूरा प्रोसेस। ये देखिए, ये है प्रॉपर आर्किटेक्चर। ओके, तो इसमें क्या है कि आपने जो, आप इसमें देखिए नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हम ऐसे समझते हैं कि आपने कोई एक रिक्वेस्ट करी, लेट सपोज www.google.com। ओके, अब क्या होता है कि जो google.com है वो एक डोमेन है। ओके, अब डोमेन को जो सर्वर है वो नहीं समझता, वो समझता है एक आईपी को। आईपी बोले तो ओके, ठीक है, आप समझ गए। हाँ, तो वो समझता है आईपी को, आईपी से आपका डीएनएस जो होता है, डोमेन नेम सर्वर, उसको फैच करते हैं। ओके, अब लेट सपोज www.google.com आपने हिट करा, आपको google.com देखना है, या हम डायनेमिक आपका ऐसे करते हैं, फेसबुक लेते हैं एग्जांपल, है ना। आपने क्या करा, www.facebook.com आपने ओपन करा, आपका लॉग्ड इन है, हम मान के चलते हैं आपका लॉग्ड इन है, तो उसमें क्या करा, उसने डीएनएस की रिक्वेस्ट, जो ब्राउजर है उसने डीएनएस की रिक्वेस्ट करी। डीएनएस सर्वर, जो डीएनएस सर्वर होता है डोमेन नेम सर्वर, तो इसमें क्या होता है कि जो www.facebook.com है उससे वो उसका आईपी ट्रेस करता है। ओके, आईपी ट्रेस करता है, उसका आईपी रिटर्न में ब्राउजर को देता है। ब्राउजर जो आप देखिए, यूजर ब्राउजर को आपको रिटर्न में उसका आईपी देता है। आईपी क्या होता है? आईपी हमारा, जब हम आईपी जो होता है, यूजर ब्राउजर जो है, जो ब्राउजर है, उस आईपी को लेके सर्वर पे जाके एक्सेस मांगता है कि भाई ये इस आईपी का हमें कंटेंट चाहिए। ओके, तो एक अभी हम इसमें और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम केवल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी इसके अंदर बहुत कुछ है। फिर क्या होता है, ये आईपी जो है आपका सर्वर पे जाके हिट करता है। अब सर्वर पे आप, अगर हम पुराने स्क्रीनशॉट मतलब सर्विस आर्किटेक्चर पे जाएं, तो आप ये देखिए, जैसे सॉरी, तो इधर क्या करा, मैंने हिट करा रिक्वेस्ट, मान लीजिए इधर एक डीएनएस सर्वर है बीच में, डीएनएस सर्वर ने जो है मेरे को आईपी दिया, मेरे ब्राउजर को आईपी दिया, उस आईपी को लेके वो इस वेब एप्लीकेशन, जो सर्वर एप्लीकेशन है, उस पे गया। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बैक एंड है, एक फ्रंट एंड है। इसको भी हम समझते हैं, जो बैक एंड और फ्रंट एंड जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ प्रोसेस आपका फ्रंट एंड करता है, कुछ प्रोसेस आपका बैक एंड करता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ओके, तो डीएनएस से मेरे को आईपी मिला, आईपी ने मेरे सर्वर जो रिक्वेस्ट है उस सर्वर पे जाके हिट करा और उसने कुछ रेस्पॉन्स प्रोसेस करके इन द एंड यूजर को डिस्प्ले कर दिया। वापस आते हैं इसमें डिटेल्ड आर्किटेक्चर में। अब यूजर ब्राउजर से डीएनएस सर्वर के थ्रू आईपी से इसने सर्वर को हिट करा। लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसिंग का एक मैकेनिज्म होता है ताकि सर्वर पे लोड ना पड़े। इसमें क्या होता है, आप ये मान के चलिए ये जो पूरा का पूरा जो सर्वर है इसकी आपके बहुत सारी कॉपीज हैं। दिस इज नॉट अ सिंगल कॉपी। लेट अज्यूम कि आप facebook.com आप हिट कर रहे हो, तो facebook.com का जो भी पूरा बैकएंड का आर्किटेक्चर है, बैकएंड फ्रंट एंड सब मिलाकर जो सर्वर का आर्किटेक्चर है, कॉपी करके आप मान के चलिए कि लिनक्स के 100,000 सर्वर्स उन सब पे कॉपी करा हुआ है, सेम चीज बैकएंड और फ्रंट एंड। ठीक है ना। अभी हम बैकएंड का डेटाबेस का अभी हम बताएंगे कि कैसे यूज होता है। अभी मान के चलिए कि आपने उसमें सर्वर पे बैकएंड और फ्रंट एंड मतलब पूरा का पूरा सर्वर कॉपीड है मल्टीपल सर्वर्स पे। ओके, अब एक मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं। ये कंप्यूटर, आई थिंक कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कलर 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 ब्लैक, आई थिंक ब्लैक, आई थिंक ये है ब्लैक। ओके, सो ये आपका कंप्यूटर है, आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट की। चलो इसको हम करते हैं लोड बैलेंसर। हम सर्वर के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वर सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में नहीं। ये लोड बैलेंसर हो गया। अब लोड बैलेंसर ये आपका मान के चलिए सर्वर 1, ये आपका एप्लीकेशन सर्वर 2, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है ये हमारा सर्वर 3, ये हमारे एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। ओके, अब लोड बैलेंसर क्या करता है, अभी लोड बैलेंसर के अंदर भी होता है एक स्टैटिक सेशन वाला और डायनेमिक सेशन वाला, वो भी हम बताएंगे। लोड बैलेंसर क्या करता है, जो लोड है, मान लो कि आप क्लाइंट हो, ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, लोड है, आपने रिक्वेस्ट करी तो लोड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि एक ही सर्वर पे सारा लोड ना आए। तो इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके अंदर की आपका स्टिकी सेशन होता है, कुछ रैंडम आपका जो रिक्वेस्ट है उसको थ्रो करता है डिफरेंट सर्वर्स पे। तो अभी हम मान के चलते हैं लोड बैलेंसर ने आपकी रिक्वेस्ट दी सर्वर 1 पे। ओके, सर्वर 1 पे आपकी रिक्वेस्ट आई, ये एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर। ओके, इसने क्या करा, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करा, कुछ इसको डेटाबेस से डेटा लेना होता है, ये भी हम ले लेते हैं। ये डेटाबेस हम जो नॉर्मली होता है वो कॉमन ही होता है, ये हो गया डीबी। एक तरह से आप मान के चलिए जो स्टोर करते हैं हम कंटेंट, जो भी डायनेमिक कंटेंट है उसको हम स्टोर करने के काम में आता है ये। तो इसने क्या करा, इसके अंदर जैसे लोड बैलेंसर से डिफरेंट सर्वर्स हैं, इसमें रिक्वेस्ट जाती है, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे गई। सर्वर रिक्वेस्ट जो सर्वर है हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, इसने कुछ प्रोसेस करा, इसने फ्रंट एंड का कोड प्लस बैक एंड का कोड इसने कंबाइंड करा, और बैक एंड ने कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करा फ्रॉम डेटाबेस, जो आपका कोई भी हो सकता है। इन्होंने पूरा का पूरा कंबाइंड करके एक प्रॉपर HTML कंटेंट जनरेट करा, उसको रेस्पॉन्स में लोड बैलेंसर के थ्रू हमारे जो ब्राउजर है उसने एक्सेस कर लिया। अभी हम इस तरह से समझते हैं। ओके, तो अभी क्या है, लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आई, लोड बैलेंसर गया वेब ऐप सर्वर्स पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल हो सकते हैं। तो लेट सपोज कि 3, 5, 10, लेट सपोज हम इस तरह से रखते हैं, इवन फॉर्म में रखते हैं, सॉरी ऑड फॉर्म में रखते हैं, इवन नहीं रखते हैं, ऑड फॉर्म में रखते हैं, और नॉर्मल ऑड फॉर्म में रखते हैं। अब रिक्वेस्ट मेरी वेब एप्लीकेशन सर्वर पे आई। अब इस सर्वर ने क्या करा, वेब एप्लीकेशन सर्वर ने, इसने आपका डेटाबेस से कुछ डेटा लिया,
कुछ अगर हमारा कैशिंग में डेटा है, प्री प्रोसेस डेटा है, उसको हमने प्री प्रोसेस कैशे से लिया। कोई रिक्वेस्ट हमारी क्यू के लिए आई है, कुछ हमें ऐसा काम करना है जो कि 1 घंटा 2 घंटा ले सकता है, तो हम उसको क्यू में लगा देते हैं। या फिर कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से जो क्लाइंट है उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर इसके रेस्पॉन्स के लिए उसको वेट नहीं करना है, तो हमने क्या करा, उसको क्यू में लगा दिया। अब लेट सपोज कुछ सर्च करना है, जैसे गूगल का अगर हम एग्जांपल लें, कुछ टेक्स्ट सर्च करना है, तो उसके लिए हमने क्या करा, फुल टेक्स्ट सर्विस ले ली। अदर सर्विसेज भी हो सकती हैं। हम जो आर्काइव डेटा होता है उसको रखते हैं, जो कि पुराना डेटा होता है। हम सारा डेटा अगर मेन डेटाबेस के अंदर रखेंगे जो प्रोसेस कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि डेटाबेस का साइज़ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम जो कुछ डेटा जो हमारा पुराना हो चुका है या फिर कुछ लॉग्स हैं, हम डेटा वेयर हाउस जो एक आर्काइवल का प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, हम उसके अंदर रखते हैं। वी कैन नॉट डिलीट द डेटा, और इसीलिए हमें स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना होता है। सो हम डेटा वेयर हाउस के अंदर रखते हैं। और अब मान लीजिए जैसे कि कुछ स्टैटिक कंटेंट है, जैसे इमेजेस हो गई या कोई वीडियो हो गया, तो हम वो सारा का सारा CDN के अंदर रखते हैं, जो डेटाबेस के अंदर लिंक होता है सेव हमारा, और उसको हम फैच करके जो CDN के लिंक्स होते हैं हम उनको रिटर्न करते हैं इन रेस्पॉन्स। और जब कभी भी ये ब्राउज़र पे जाता है, रीडायरेक्ट होता है, पूरा का पूरा कंटेंट लोड होके, तो वो जो URL है, जो डोमेन URL है, जो कंटेंट का पाथ है, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है। और उसमें जो डायरेक्ट कुछ कंटेंट जो हमारे सर्वर पर लोड ना होकर हमारे सर्वर पर लोड नहीं पड़ाता, और CDN से डायरेक्ट एक्सेस होता है यूज़र ब्राउज़र में। तो ये है एक पूरा प्रोसेस। अगर हम बात करें बेसिक वेब आर्किटेक्चर का, जिसके अंदर की क्लाइंट होता है, 1 मिनट में वापस जाता हूँ। क्लाइंट होता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा कुछ लैपटॉप के थ्रू, अपने डिवाइस के थ्रू, कुछ हमारा बैकएंड में प्रोसेस हुआ, हमारा HTML कंटेंट, जो HTML CSS जो फ्रंट एंड है, वो लोड हुआ लैपटॉप और डिवाइस के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर। फिर आज की डेट में अगर देखा होगा तो API बेस में काम होता है, तो कुछ हमारी बैकएंड रिक्वेस्ट कई सर्वर पे प्रोसेस हुई, आई, फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट करा उस डेटा को। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो फिर ये सारा प्रोसेस है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, DNS सर्वर पे गया, DNS से उसका IP ट्रेस करा, IP से यूज़र ब्राउज़र ने सर्वर को हिट करा। सर्वर पे लोड बैलेंसर होता है आज की डेट में, ताकि सर्वर पे लोड ना पड़े। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोड बैलेंसर के जो लोड बैलेंसर होता है वेब सर्विसेज के ऊपर होता है, वेब सर्विसेज के ऊपर, जो कि सारा का सारा डेटाबेस से और जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस हैं उनको प्रोसेस करके नहीं रिटर्न करता है डेटा को। और कुछ डेटा जो हमारा स्टैटिक होता है वो हम CDN से हम रिटर्न कराते हैं यूज़र को। तो हम कुछ डेफिनेशंस अभी समझ लेते हैं इनमें, ताकि हमारे लिए आसानी हो अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ पूछता है या माइंडसेट में अगर रखना है। तो लेट्स से DNS, जो DNS है, ये जो मैंने बताया था आपको, DNS और डोमेन इन सर्वर इज़ अ फंडामेंटल सिस्टम दैट हेल्प सर्च अ डोमेन नेम एंड IP एड्रेस, एंड इट in this manner a particular server receives a request sent by a user. We can say that DNS is like a phone book but for the internet website. तो जो मैंने आपको बताया था वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो DNS है, डोमेन इन सर्वर है, वो क्या करता है कि जो हमने जो भी डोमेन डाला है उसको मैप करके रखता है एक पर्टिकुलर IP से, उस IP को रिटर्न करता है क्लाइंट ब्राउज़र पर, ताकि वो जो क्लाइंट ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट को डायरेक्ट पर्टिकुलर IP पे हिट कर सके। तो इस तरह से आप समझिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी नॉलेज मतलब होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं। चलो अगला देखते हैं, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम क्या होता है? प्राइमरी डील्स विद द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग विच रीडायरेक्टिंग द इनकमिंग रिक्वेस्ट टू वन ऑफ द मल्टीपल सर्वर्स। जो भी सर्वर्स हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट कोई आ रही है, रैंडमली बोल लीजिए या फिर आप सेशन, स्टिकी सेशन में बोल लीजिए, उसको रीडायरेक्ट करता है। और यूजुअली वेब एप्लीकेशन सर्वर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल कॉपीज़, जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल कॉपीज़ हैं सर्वर पे। हैंस एनी सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट इन द सेम मैनर, किसी पे भी जाएगा वो रेस्पॉन्स सेम ही देगा। एंड द लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स टास्क अमंग देम सो दैट इट विल नॉट बी ओवरचार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि एक किसी सर्वर पे लोड एक्स्ट्रा ना पड़े, ताकि सारे के सारे ऑप्टिमाइज वे में रहे। अगला देखते हैं, वेब ऐप सर्वर्स। ये जो वेब ऐप सर्वर्स है, ये पूरा का पूरा वेब ऐप सर्वर क्या होता है? द कंपोनेंट प्रोसेस आ यूजर्स रिक्वेस्ट एंड सेंड द डॉक्यूमेंट। जो भी प्रोसेस हमें जो भी आपका
हम एप्लीकेशन बनाते हैं, उसका जो बेसिक एप्लीकेशन होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, जावा, .NET, PHP, पाइथन, Node.js, XYZ, सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो वेब ऐप सर्वर के अंदर होता है। ये क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिक्वेस्ट लेता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देता है, लाइक JSON, XML, या चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक है XML, एक्सेट्रा, बैक टू अ ब्राउज़र। To perform this task is usually refers to the backend infrastructure, इसको backend infrastructure बोलते हैं, such as database, caching server, job queue and others. Beside at least 2 servers connected to the load balancer manages to process the user request. Okay, so कम से कम 2 servers होते हैं, जो मैंने देखा है कि हम odd form में चलते हैं, like 2, like 3, 5, 7, तो वो I think बेस्ट रहता है। डेटाबेस, अब डेटाबेस का क्या नाम है, डेटा का बेस। द नेम ऑफ द वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट स्पीक फॉर इटसेल्फ। डेटाबेस गिव्स instrument for organizing, adding, searching, updating, deleting and performing computations. In most cases web application serves directly interaction with the job servers. Okay, तो डेटाबेस का काम क्या होता है, जो भी हमने कुछ, लेट सपोज हम कोई फ़ोन बुक बना रहे हैं, फ़ोन बुक के अंदर क्या होता है, हमारा सारा फ़ोन नंबर होते हैं, उसका पर्टिकुलर एड्रेस होता है, अगर आपने देखा हो तो। या हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको कहीं स्टोर करना होता है, हम या तो फाइल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, हमने कोई फाइल बनाई उसमें सेव कर दिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको कि डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर दें, ताकि जहां हमें डायनेमिक कंटेंट चाहिए हम उसको लोड करा सकें। तो ये डेटाबेस का काम हो गया। अगर हम कैशिंग सर्विस की बात करें, कैशिंग सर्विस आज की डेट में बहुत ही यूज़फुल सर्विस है। कुछ कंटेंट, लेट सपोज कि कुछ वेबसाइट्स के जो होम पेजेस होते हैं उसका कंटेंट स्टैटिक रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द डे। लेट सपोज कोई लिस्टिंग वेबसाइट है, या फिर आप मान लो OLX है, OLX जैसी कोई वेबसाइट है, तो उसमें कंटेंट क्या होता है, होम पेज का या सर्च पेज का भी आपका स्टैटिक रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम उसके लिए वेब ऐप सर्वर पर जाके डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे, बार बार डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, कहीं वेयर हाउस से प्रोसेस करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि सर्वर पे लोड एक्स्ट्रा होता है और उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जहाँ प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी वहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कैशिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो रेस्पॉन्स होता है हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेव कर लेते हैं और हम डायरेक्ट उधर से उसका रेस्पॉन्स देते हैं। कुछ कैशिंग मैकेनिज्म लोड बैलेंसर लेवल पे भी होती हैं। अगर हमारा प्रॉपर ही स्टैटिक पेज है तो हम लोड बैलेंसर पे भी कैशिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम वेब ऐप सर्वर पे तो लगाते ही लगाते हैं। ओके, तो आप इसमें डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि देयरफॉर क्या कंप्यूटेशन स्लो होता है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, और बाकी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। सर्विसेज, when a web application reaches a specific level, services are created in the form of separate apps. They are not visible among the web application component, but the web application and the services interact with them. So मान लीजिए कोई पैकेज बना दिया हमने, उसको एज अ सर्विस कॉल करा दिया। लेट सपोज कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हैं तो एक लॉगिन आपकी सर्विस आपने कॉल करी, फ्लिपकार्ट ने कॉल करी, उसके अंदर चेक करा कि उसने कि आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं या नहीं, और मान लीजिए वो हमने एक सेपरेट सर्विस बना दी। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाला, वो एक सर्विस हिट हुई इनके वेब ऐप सर्वर से, और उस सर्विस ने रेस्पॉन्स दिया ट्रू और फॉल्स कि यूज़र है कि नहीं है। तो ये एक तरह से वेब सर्विस हो गई। और एक वेब सर्विस हो सकती है ईमेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ईमेल आपको शूट करना है, तो उसके लिए आपने ईमेल सब कुछ कंटेंट डाला, वेब ऐप सर्वर पर गया सारा का सारा, उसने क्या करा, इंटरनली एक सर्विस कॉल करी और उसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। डेटा वेयरहाउस जो मैंने आपको बताया था कि मान लो कुछ हमारा बैक एंड डेटा है, कुछ लॉगिंग हमने रख रखी है, जो है कुछ ऐसा डेटा की जो हमें नेसेसरी होता है लेकिन हम उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम उसको डेटा वेयरहाउस के अंदर रखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज दी वर्क्स विद डेटा सच एज कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग। दिस प्रोसेस रिक्वायर 3 stages. The data is sent to the data Firehose, which provides a streaming interface for absorption and process of data. Raw process and additional data is sent to the cloud storage, and the process and additional data store go to the data warehouse. तो रो डेटा वगैरह जो भी है, मतलब ये डेटा वेयरहाउस के अंदर जाता है।
CDN आज की डेट में CDN बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। अगर हम हॉटस्टार या अमेज़ॉन प्राइम, अगर हम ऐसी वेबसाइट्स की बात करें, या फिर कोई वेबसाइट जिसके अंदर इमेजेस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या किसी वीडियो का, या आज की डेट में अगर हम नॉर्मल वेबसाइट्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये हम ज़्यादातर इसके अंदर रखते हैं CDN के अंदर। CDN क्या होता है कि इसके बारे में मैं आपकी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये एक सिंपल सर्वर्स का कलेक्शन होता है। लेट सपोज आपकी वेबसाइट है USA में, और आपका कोई क्लाइंट या यूज़र है आपका इंडिया के अंदर, वो आपकी साइट को एक्सेस करना चाहता है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस लाइक डिस्टेंस का, तो उसमें क्या होगा कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड लग सकते हैं रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करने में, अगर कोई भी स्टैटिक कंटेंट है तो भी। ओके, CDN सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि जो सर्वर्स हैं उनको अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में सेटअप कर देते हैं। और आपने फॉर एग्जांपल कोई एक वीडियो डाली, तो वो क्या करेंगे, उस वीडियो की कॉपी को सारे सर्वर्स पे जाके नहीं क्लोन कर देंगे। तो जहाँ से भी आपका कोई भी क्लाइंट या आपका यूज़र हिट करता है उसको, तो वो जो नियरेस्ट CDN सर्वर है उधर से उसको रेस्पॉन्स मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो उसका रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है। सो मेनली CDN का यही काम है। और इससे क्या होता है, जो मेन सर्वर है क्लाइंट का, उस पर लोड नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट CDN सर्वर पे जाता है। ओके, अगला देखते हैं। आई थिंक ओके सो वी आर गुड हियर। तो जॉब सर्विसेज का भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जॉब सर्विसेज क्या होती हैं कि इसका एग्जांपल लेते हैं। सर्विस का मैंने आपको बताया था कि कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस जो एक सेपरेट हम एक एंटिटी बना के दे सकते हैं, उसको एज अ सर्विस कहते हैं। जॉब सर्विस में क्या है कि फॉर एग्जांपल ईमेल या SMS भेजना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और लेट सपोज कि आपको मिलियंस में ईमेल्स या SMS भेजने, या कोई रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट सर्विस को कॉल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा सर्वर के रेस्पॉन्स का। जॉब क्यू में क्या होता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, जॉब क्यू के अंदर लग गई, जब कभी भी क्यू फ्री होगी उसको प्रोसेस करेगी, उसको प्रोसेस करने के बाद उसका रेस्पॉन्स क्लाइंट को दे देगी। फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ ईमेल्स भेजने हैं, आप काय को वेट करेंगे आधे घंटा, जबकि आपने बस हिट करा, सेव करा, स्टोर हो गया सारा का सारा सर्वर पे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। सो ये होता है जॉब सर्विसेज। बाकी आई थिंक मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे को बताइए, अगर आपको बुरा लगा हो तो आप मेरे को बताइए कि इसके अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको उसका पॉसिबल जो भी उसका सॉल्यूशन होगा फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं उसका आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो अगली बार मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।